माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने रूल 193 के तहत इस सदन में सबसे लंबी चर्चा करवाई और इस सम्मानीय सदन के साथियों को मौका दिया कि वे कोरोना काल के अपने अनुभव एवं विचार देश के सामने प्रस्तुत कर सके। मुझे खुशी की बात भी है कि कल रात 1 बजे तक इस सदन में हमारे बहुत सारे साथी अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे थे। यह एक संयोग भी है कि आज़ादी के अमृत वर्ष पर काफी लंबे समय बाद सदन में किसी विषय पर इतनी गंभीरता से चर्चा करने का मन बनाया है, जिसमें 75 माननीय सदस्यों ने 75 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने विचार सदन के सामने रखे हैं। कल पूरे देश को यह भी जानने को मिला कि कोरोना के इस 2 साल में कैसे देश ने और हमारे सदन के साथियों ने एक दूसरे की मदद की। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, राज्य सरकारें, उद्योग, सहकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों और इन सबसे बढ़कर हर नागरिक, सबने अपने अपने तरीके से कितनी सेवा की है, मैं थोड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रिया सुले जी ने बताया कि महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कैसे सेवा की, तो अन्य साथियों ने बताया कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों को सांसद महोदया ने कैसे पुनर्वासित किया। निशिकांत दुबे जी ने पूरे देश में बसे अपने राज्यों के नागरिकों को मदद करने के लिए दोनों सदन के सांसदों को कैसे सहयोग में लिया। हमारे अच्युतानंद जी ने कितने बड़े पैमाने पर काम किया है, वो भी देश ने जाना। जसबीर सिंह जी ने बताया कि पंजाब और देश के अन्य भागों में पावन गुरुद्वारों ने कैसे अपने दरवाजे खोल दिए ताकि कोविड से परेशान कोई भी वहां पनाह ले पाए। राहुल सेवले जी ने धारावी में कैसे काम हुआ, वो भी सदन के सामने रखा। ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कोरोना में कैसे काम किया, वह भी सदन के सामने आया। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से महीनों तक लोगों की सेवा की है। सभी दल के सभी साथियों ने अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हेल्थ वर्कर्स एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स के कार्यों की खुले दिल से सराहना की और बहुत धन्यवाद किया। मैं भी इस बात से जुड़ता हूं और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना को करीब करीब 2 साल पूरे होने को है। इस कठिन समय ने देश और दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश या नागरिक नहीं होगा जिसे कोरोना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना किया हो। कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के हमारे स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, वैज्ञानिक, युवाओं एवं उद्यमियों का तथा देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है, जिससे मुश्किल समय में देश की शक्ति और एकजुटता का परिचय भी दुनिया के सामने हम रख पाए हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जब हम इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं, तब WHO ने सार्वजनिक किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा केस दुनिया भर में रजिस्टर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया है, जो 1.99%
मृत्यु दर को दर्शाता है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं और 4.69 लाख लोगों का निधन हुआ है, जो कुल मामलों का 1.36% है। भारत में पर मिलियन आबादी पर करीब 25,000 कोविड के केस और 340 मृत्यु दर देश में दर्ज हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम रेट में से एक है। मोदी सरकार की शुरुआत से ही हमारे कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था, इस बात को दोष दिए बिना, उसको दोष देने के लिए हमने सोचा नहीं और वेट भी नहीं किया। भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत सारे तथ्य इस सम्मानीय सभागृह के सामने रखना चाहूंगा। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीजों की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब, सब इस वक्त स्थिति ये थी कि राज्य के पास सुविधा नहीं थी और यहाँ कई सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। कई ने कहा कि ये राज्य ने इस सेंट्रल को करना चाहिए था, किसी ने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सेंट्रल की जिम्मेवारी है, सारा देश की जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। और सभी लोगों को ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि स्टेट को हर संभव मदद करे। और मदद करने के लिए हमने क्या किया, कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीज की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वेंटिलेटर पर बहुत बात चली और कहा कि वेंटिलेटर ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पीएम केयर से बिगड़ा हुआ मिला, उसका उपयोग नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और नहीं हमें करनी है, लेकिन जब सदन में प्रश्न उठा तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस सदन के माध्यम से देश को भी बताऊं और इसलिए हम भी नहीं कर, बिल्कुल नहीं करूंगा। बताना मैं प्रयास से अधीर रंजन जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी को प्रश्न पूछने का अधिकार है। मेरी जिम्मेवारी है कि सरकार ने क्या किया उस सदन को और राष्ट्र को बताना। मैं नम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद 2 साल पहले तक हमारी जरूरत भी कम थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, नहीं थी जरूरत वेंटिलेटर की। उस वक्त तो 16,000 वेंटिलेटर हमारे देश में कुल मिला के थे और 16,000 वेंटिलेटर को कैसे मैनेज किया जाए, इतना मैन पावर थे, हमारी रिक्वायरमेंट थी। समय के साथ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में उसकी डिमांड बढ़ी और ये बढ़ती हुई डिमांड को एक्सपर्ट कमेटी ने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद 75,000 अधिक वेंटिलेटर की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट कमेटी ने अपना ओपिनियन दिया। ये ओपिनियन के आधार पर कुल मिला के भारत सरकार ने 58,000, बराबर समझिए, सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया
उसमें से भी 97% वो भारत सरकार की बड़ी कंपनी को दिया गया। और भारत सरकार की ये कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत सरकार का पीएसयू, और आंध्रा मेडटेक जोन, ये दोनों भारत सरकार की बड़ी कंपनी, और उसमें 97% ये दोनों कंपनी को ही दिया गया। आगे मैं बताना चाहूंगा, उसमें से 50,200 वेंटिलेटर डिलीवर किया गया, स्टेट को डिलीवर किया गया। 70% यहाँ कई सम्मानीय सदस्य बोले, मेरा आग्रह है कि कभी स्टेट को भी पूछा करिए। उसमें से 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया, 48,000 वेंटिलेटर इंस्टॉल किया गया। और जैसी बात यहां शुरू हुई और सेकंड वेव के बाद पॉलिटिक्स शुरू हुआ, तो हमने भी अलर्टता से एक काम किया। जिस स्टेट में हमने वेंटिलेटर दिया, ये स्टेट में वेंटिलेटर इंस्टॉल हो जाए, वेंटिलेटर लग जाए। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया कि ये वेंटिलेटर चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर नहीं थे। ये ट्रेन मैन पावर भी उपलब्ध हो, और एम कंपनी को ही ये जिम्मेवारी दी कि आपको वहां इंस्टॉल करना है। हॉस्पिटल के लोग ट्रेन नहीं होंगे, उसको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उसका सर्टिफिकेट लेना है। और आज तक हम, जब तक राज्यों ने ट्रेनिंग के लिए भेजा, तब तक हमने ट्रेनिंग देना शुरू रखा, वहां भी ट्रेनिंग दिया। वहां ट्रेनिंग नहीं, हॉस्पिटल लेवल पर ट्रेनिंग नहीं लिया, उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग मैन पावर उपलब्ध कराने की भी कोशिश की, और स्टेट गवर्नमेंट को जिस हॉस्पिटल में चलाना है वहां भी ट्रेनिंग करवाई। और सारे देश में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए, मुझे पता था कि ये राजनीति का क्षेत्र, क्योंकि पीएम केयर से लगा है ना, पीएम केयर, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुनाह कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने देश में 75,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए 58,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, वो कोई स्टेट में। और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी स्टेट के पास आज स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट होने से मेन पावर किसके पास है, हॉस्पिटल किसके पास है, स्टेट के पास ही है। हमें देना है तो स्टेट को ही देना है, स्टेट को ही जरूरियात पूरी करनी है। स्टेट को जरूरियात पूरी करने के लिए वेंटिलेटर सप्लाई किया, और ये सर्टिफिकेट आपकी स्टेट के ऑफिसर ने और आपकी स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक 42,000 सर्टिफिकेट, वहां से सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, उसको इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद अच्छी तरह से चल रहा है। जरूरियात न हो और इंस्टॉल उसका यूज न हो एक बात है, अच्छी तरह से हो गया हो, और ये हो जाने के बाद वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार ने दिए हुए सर्टिफिकेट है 42,000 सर्टिफिकेट। सम्मानित सदस्य श्री, आपकी स्टेट ने ब्रेकअप नहीं, सारा एग्जाम्पल लेके आया हूं, और आप चाहे तो उसको उपलब्ध भी करा देंगे। जब हम बिना आधार से बात तो कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। और दूसरा, अभी 6,000 हमारे सर्टिफिकेट लेना है, और हमने किया है कि जब तक, कंपनियों को कहा है कि जब तक आप वहां इंस्टॉलेशन ना हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि नहीं मिला, वो इंस्टॉल हो गया है और चल रहा है, तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसा कंपनी ने हमें पहले से ही बोल के रखा है, ये एग्रीमेंट का एक पार्ट है। और ऐसा करके सभी हॉस्पिटल में आज वेंटिलेटर फंक्शनल स्थिति में है और चल रहे, ऐसा राज्य सरकार ने हमें रिपोर्ट दिया है। और एक थर्ड पार्टी की ओर भी हमने एग्जामिनेशन करवाया, थर्ड पार्टी का भी रिपोर्ट, यहाँ कई न्यूज़पेपर में सभी जगह में ऐसा न्यूज आने लगा, तो हमने वो करवाया। ये भी रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट मैं सदन के सामने रखता हूं, दोनों रिपोर्ट आपके सामने है। कृपया करके भविष्य में राजनीति का बहुत सेक्टर है, वहां राजनीति करिए, ये राजनीति का सेक्टर ना बने, ये बहुत आवश्यक है। वैसे ही वेंटिलेटर के अलावा तत्काल ये सारी चीज, मेडिसिन उपलब्ध करवाई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देश में सभी स्टेट में उपलब्ध करवाई, रेमडेसिविर, क्योंकि उस वक्त में हेल्थ मिनिस्टर नहीं था लेकिन फार्मा मिनिस्टर अब था, तो ये सारी चीजों को मेहनत करके कैसे किया है, कई सदस्य भी उसका साक्षी है। तत्काल ये सब सारी चीजें हमने उस वक्त तत्काल उपलब्ध कराई थी, ताकि राज्य अपनी लड़ाई में कहीं कमजोर न दिखे,
जरूरत पड़ने पर आवश्यक दवाएं, कोविड टेस्टिंग किट्स एवं लैब्स, पीएस से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल ऑक्सीजन जैसी अनेक चीजें की आपूर्ति की जिम्मेवारी भारत सरकार ने ली और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हम ऐसा बोल दें कि स्टेट ही करेगा। सेंट्रल सब्जेक्ट सेंट्रल, ये देश है और सारे व्यवस्था देश के लिए पेंडेमिक चल रहा था। ऐसी स्थिति में तू मैं करने का समय नहीं था। कई जगह पे तू मैं बिना कारण से हुआ था, लेकिन संयम के साथ कई स्टेट ने भी संयम के साथ बिहेवियर किया था और भारत सरकार ने भी संयम के साथ सभी राज्यों को हमसे जितना हो सके इतना मदद करने की कोशिश की थी। इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को किसका भेज देना ब्यूरो, हर स्टेट को कितना आवंटित किया गया, वेंटिलेटर सब मिला के, हाँ, है। जैसे कि दवाई मैं दूंगा या है आपके पास? हाँ, हाँ, सारा है वेंटिलेटर, सारा नहीं। डोंट, एक मिनट अधीर रंजन जी, सारी कौन सा स्टेट में कितनी मेडिसिन दी गई ये भी है, कितना वेंटिलेटर दिया गया ये भी है, कितना पीएसए प्लांट दिया गया ये भी सारा डेटा उपलब्ध है और मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये सरकार के लिए कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है और ना छुपाना है। ये सरकार विश्वास से चलती है और सभी का विश्वास से आगे बढ़ना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को बहुत ही उदार, दादा क्या हुआ, दादा क्या हुआ, ये भी दीजिएगा। सारे से दादा को सब उपलब्ध कराऊंगा। केयर्स के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। I regard you. I submit to all type of information. इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को बहुत जो आ गया, दादा इंफॉर्मेशन आ गई। इस कोरोना काल के दौरान राज्यों को बहुत ही उदार तरीके से, बड़े मन से भारत सरकार ने आर्थिक धनराशि उपलब्ध कराई। पहले वेव के दरमियान ECRP 1, बाद में ECRP 2 और SDRF से कोविड के लिए खर्च करने की अनुमति देकर राज्यों को 70,240 करोड़ रुपए से अधिक राशि राज्यों को उपलब्ध करवाई। जैसे मेरे कोई राज्य कोरोना की लड़ाई में पीछे ना रह सके, उसको हर संभव मदद इस तरह से की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला कैसे उसको यहाँ का ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि सरकार समय पे जागी नहीं, सरकार ने समय पे काम एक्शन नहीं लिया, कैसे एक्शन लिया था मैं भूतकाल में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अधीर रंजन जी ने कहा कि उसमें मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने क्या किया है यह मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से सदन को बता दिया, पहले बताया, मैं प्रारंभ में बता दिया। आपने जितना ऐड किया सभी राज्यों ने जो भी मुझे माहिती, मैं तो फैसिलिटेटेड बात का जवाब स्टेट गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे, मैं तुरंत ही पार्लियामेंट के फ्लोर पर देखो अधीर रंजन जी, आप अधीर रंजन जी प्लीज, ऐसा नहीं प्लीज माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय प्लीज एक मिनट बेटे। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्यगण, कल आपको पर्याप्त अवसर मिल गया था बात करने का। अभी माननीय मंत्री जी को जवाब देने दें, उनको डिस्टर्बेंस न करें, और वह आपके कुछ भी क्वेरी होगी तो वो आपकी क्वेरी बैठ कर भी कर देंगे, लेकिन पहले माननीय मंत्री जी को पूरा जवाब देने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले से तय किया है। कल जब हाउस में चर्चा चल रही थी, कई सम्मानीय सदस्य इतना जोर से बोल रहे थे, मुझे भी डर लगता था कि वो खड़े होकर मेरे तक ना आ जाए। मैंने तय किया कि ये विषय विनम्रता का है, ये विषय मेरे लिए हार्ट का विषय है, ये विषय राजनीति का विषय नहीं हमारी सरकार के लिए था कभी, नहीं हमारे प्रधानमंत्री के लिए था कभी। ये विषय मदद करने का विषय क्या किया है मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं जोर से नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ। प्लीज और दूसरा अधीर रंजन जी आज सरकार तेजी में है क्या? नहीं, आप
जहां मैं माननीय अध्यक्ष जी, कल ऐसी टिप्पणी हुई, सरकार सोती रही, सरकार ने कुछ किया नहीं, सरकार ने टाइम पे नहीं किया। मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं कि मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि देश में कोरोना का संक्रमण का पहला मामला 13 जनवरी 2020 को केरल में आया था, केरल में हेबी जी। लेकिन भारत सरकार के द्वारा गठित संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक 8 जनवरी 2020 को हो चुकी थी। मतलब हमारी सतर्कता यह है कि जब मामला आया उसके पहले एक्सपर्ट कमेटी एक टीम बना दी थी और उसके ऊपर वो पहले से ही काम करने लगी थी। हम सोते नहीं थे, हम जागते थे, इसलिए देश को बहुत फायदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारा प्रयास की सफलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मई 2020 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में देश के भीतर वैक्सीन और डायग्नोस्टिक का विकास और उत्पादन हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। पहले संयुक्त निगरानी ग्रुप बनाया, बाद में टास्क फोर्स का गठन किया गया और उसके बाद वैक्सीन बनाने से लेकर लगाने तक की योजना। जब पहला केस रिपोर्ट हुआ तब से ये तैयारी पहले से शुरू हो गई थी। अधीर रंजन जी, ये हमने करके दिखाया है। और मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, वैक्सीन बनाने से लेकर लगाने तक की योजना बनाने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 नेकवाक का गठन अगस्त 2020 में किया गया जा चुका था। ये सब हमने प्रोएक्टिव जो क्या क्या मेजर लिया था वो मैं बता रहा हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन ही करना था तो मैं पढ़ता नहीं, मैं भाषण करता हूँ और अच्छा भाषण करता हूँ। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में देश में रही विविध मंत्रालयों की प्रयोगशालाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसा को बनाया और देश की 37 प्रयोगशाला एक प्लेटफॉर्म पर लाई गई और जो जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार काम कर रही है। ये प्रयोगशालाएं अभी तक 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिस कर चुकी है और उनकी रिपोर्ट मैं बताता हूं, उसका भी रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। सॉरी चेयरमैन साहब, इनकी रिपोर्ट उसमें बहुत एक मुश्किल ये होता है कि इंफॉर्मेशन होने से रह नहीं सकते अध्यक्ष जी, उसमें ये होता है और जीनोमिक सीक्वेंसेस कर चुके हैं और इनकी रिपोर्ट राज्यों को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को आगे की रणनीति बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिक सीक्वेंसेस का समय 30 डे जीनोमिक सीक्वेंसेस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है, जिससे जिले तक कौन सा वेरिएंट अस्तित्व में है वह मिल रही है और अगर वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट आता है तो भी हमें समय से पता चलेगा। यह कैपेसिटी हमने विकसित आज के दिन में देश ने कर ली है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार कितनी अग्रिम कार्यवाही कर रही है। ये आपके माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहता हूं। दूसरा, हमारा हर प्रयास विश्वास, पारदर्शिता और प्रामाणिकता से हुआ है। उसके बारे में मैं बताऊंगा तो कोविड आपदा के शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने दूरदर्शिता का परिचय करवाते हुए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे देश के इस कठिन चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना कर सका और अन्य देशों की तुलना में महामारी से होने वाले नुकसान को हम कम कर सके हैं। और ये हम नहीं, सारी दुनिया मानती है। सरकार की सभी रणनीतियां भरोसे की नींव पर तैयार की गई। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी इस पूरी लड़ाई का मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास था और इस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए जरूरी फंड उपलब्ध करवाया गया। यह पहली बार है जब सरकार ने स्वयं आगे बढ़ते हुए हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं को वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड दिया हो।
जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार कोई रोग के लिए भारत ने दुनिया के साथ ही वैक्सीन डेवलप की, यह इस विश्वास का ही नतीजा है। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक ऑब्जर्वेशन हो रहा था कि आपने देश की ताकत ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं। ये देश ताकत वाला ही था, ये देश शक्तिशाली ही था, लेकिन ये शक्ति को परखने वाला कोई नहीं था जो नरेंद्र मोदी ने परखा। और ये मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और कहा कि आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वैज्ञानिकों ने पहले हमारी क्या हालत थी, पोलियो का वैक्सीन रिसर्च हुआ, कितने वर्षों के बाद इंडिया में आया। हमारे टिटेनस का वैक्सीन दुनिया में रिसर्च हुआ, कितने वर्षों के बाद इंडिया में आया। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दुनिया, अरे रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं क्या करूं। ये सारी दुनिया गवाह है। दुनिया में वैक्सीन रिसर्च होने के बाद 10 साल से 15 साल के बाद इंडिया में वो वैक्सीन पहुंचता था। तब तक देश के लोग को वैक्सीन नहीं मिलता था, वो वैक्सीन के लिए तड़पते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सोचिए, एक कोरोना वैक्सीन देश में समय साथ दुनिया के साथ रिसर्च नहीं होता और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना होता, हम कैसे लगा पाते। आप धन्यवाद करिए कि शरद मोदी जी का, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करके दुनिया के साथ वैक्सीन रिसर्च करके देश की नागरिक को आज वैक्सीन उपलब्ध कराया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे पहला कोविड वैक्सीन का डोज, सच्चाई बता रहा हूं, मैंने ना नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी को कुछ करिए, ऐसा नहीं चलता। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, तो इनकी तरफ कैमरा जा रहा ना, आवाज जा रही, आप तो ठीक है, मैं आपको ही संबोधित करूंगा, लेकिन मैं भी मानता हूं, मेरी वैक्सीन इंडस्ट्रीज पर मुझे प्राउड है। हम दुनिया की रिक्वायरमेंट का 70% वैक्सीन इंडिया सप्लाई करता है, लेकिन रिसर्च तो हमने ही किया और हमारे समय में ही हुआ और हमने ही कोविड का वैक्सीन करके दुनिया को दिया। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, पूर्व रूप से भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोरोना की 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और जाइकोव-डी एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत के वैज्ञानिक द्वारा विकसित कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके मैं नहीं रह पा रहा हूँ, क्या करूँ। ये समय में ऐसा था, कोई वैक्सीन का रिसर्च करता था ना, उसको अप्रूवल के लिए 3 साल लगता था, 3 इयर्स, और कोई यहाँ रिसर्च ही नहीं करता था। ये हमने सारा नियम को हटा दिया और एक ही साल में वैक्सीन रिसर्च करके देश को दे दे, ये सुविधा भारत सरकार मोदी जी ने करके दिया है। अधीर रंजन जी, आप जरा, और सर्वप्रथम कोरोना काल के पूर्व भारत N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर जैसी कई चीजें इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन मोदी जी ने देश की युवा शक्ति पर विश्वास किया, जिसके कारण इन सभी चीजों में भारत बड़ा निर्यात बन चुका है आज के देश में। कोविड-19 प्रबंधन के लिए जरूरी निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए क्या किया पूछ रहे थे ना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या किया और क्या करना चाहिए। आपको भी इस संज्ञान में रहे कि कैसे ऐसे पैंडेमिक के सामने लड़ना चाहिए। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती थी ना प्रधानमंत्री जी की, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी सराहना करते थे और फॉलो करते थे, तब करते थे, सबका विश्वास के साथ ये काम हो रहा था, सभी को साथ में लेके काम हो रहा था। और इसलिए देखो, निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। आपातकालीन प्रबंधन योजना की रणनीति के लिए एक ग्रुप, इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी दूसरा ग्रुप,
ऑगमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तीसरा ग्रुप, ऑक्सीजन चौथा ग्रुप, वैक्सीनेशन पांचवा ग्रुप, टेस्टिंग छठा ग्रुप, पार्टनरशिप सेवंथ ग्रुप, एट ग्रुप सूचना संचार और सार्वजनिक भागीदारी, आर्थिक और कल्याणकारी उपाय कैसे करना है उसके लिए एक ग्रुप, और 10वां ग्रुप पैंडेमिक रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन। कल सुप्रिया जी बहुत अच्छा बोल रही थी, वो उल्लेख कर रही थी अपने स्टेट में ऑफिसरों ने कैसे काम किया। दोस्तों, हमने भी हमारे देश के सशक्त ऑफिसरों पर भरोसा किया और उसके नेतृत्व में एक ग्रुप बनाया, और एक ग्रुप ने अपनी मेहनत से काम किया और एक कोरोना क्राइसिस में लड़ने में देश को सशक्त बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोविड काल के दौरान देश के बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से नियमित रूप से मेरी बात होती रही। कोविड की दूसरी लहर जब एक ऐसा स्टेट का नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक घटना है इसलिए मुझे लगा कि सामने बोल दूं। जब सेकंड वेव पीक पर थी, उस दौरान भी मैं केमिकल्स फर्टिलाइजर मंत्री था और फार्मास्यूटिकल इसी मंत्रालय में आता है। दवाई की जरूरत को लेकर मुझे राज्यों से फोन आते थे। एक विपक्षी दल की सरकार वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, नाम बोलूंगा तो फिर डांट लगाएंगे, नहीं वो डांट लगाएंगे उसको बिना कारण से। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री राज्य की जरूरत की पूर्ति के लिए मुझे नियमित फोन करते थे, हमारा थोड़ा परिचय भी हो गया। तो सेकंड वेव के बाद एक दिन मेरी उससे बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमारी थोड़ी दोस्ती भी हो गई है, तो मैं आप पर भरोसा करके आपको यह बता रहा हूं कि जब मैंने पहली बार आपको कॉल किया था, आप में से भी कई लोगों ने मुझे कॉल किया है, तब मेरे मन में थोड़ा डर और संदेह था कि आप मेरे साथ कैसे बर्ताव करोगे और हमारी मांग को मानते हुए आप हमें मदद करोगे कि नहीं। लेकिन मैंने जितनी भी बार आपसे जो भी रिक्वेस्ट किया, आपने हमारा काम भी कर दिया और आपने हमें फोन करके बताए भी थे कि आपका यह काम हो गया है। आगे उन मंत्री जी ने मुझे बताया, अभी रोचक है, आज मैं यकीन के साथ यह कहता हूं कि अगर दिल्ली में हमारे दल की सरकार होती और हमारे ही नेता बैठे होते, तब हम इतनी आसानी से फोन भी नहीं कर सकते और काम भी नहीं करवा सकते। आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, हमारी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा है, ऐसा एक सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात आज इस सदन के सामने इसलिए रख रहा हूं कि सरकार ने किस तरीके से कोविड के दौरान राज्यों के साथ मिलकर काम किया है, उसका यह एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें हर वक्त एक ही मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहते हैं कि जो हाउस में नहीं है उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। हर बार साहब मैं यहाँ सुनता हूँ कि जो हाउस में नहीं है उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, तो मैं नहीं बोला। तो उसका यह एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें हर वक्त एक ही मार्गदर्शन दिया है कि देश को सर्वोच्च मानकर माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठ का बोल रहे हो, झूठ का बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ का बोल रहे हो जी आप। अध्यक्ष महोदय, कोई अपने सिर पे ये तुम मुझसे कहते हो मुझे बोलने का मौका देते हो, ये तुम मुझसे कहते हो क्या तुम कुछ कहते मुझसे कि युक्ति के जवाब दे रहे बहन जी को घेर कर मारा गया था, तुम्हारे अपने बुलवाते खुले रूप में। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, गौरव, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अपनी ओर से मैंने रखी हुई पगड़ी पहन ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैंने तो सिर पे रखने वाली पगड़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर पे रखने वाली पगड़ी रखी और कई लोगों ने अपनी तरह से पहन ली, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरा काम नहीं है। साइज अपनी ओर से सेट कर ले तो मैं क्या करूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में हमारी हेल्थ आर्मी, फ्रंट लाइनर वर्कर्स, आशा बहनें, सफाई वाले से लेकर युवा उद्यमी तक सभी ने जो प्रयत्न किए, इस जनशक्ति के कारण भारत ने एक विराट भारत का दर्शन दुनिया के सामने दे के रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है ये विराट भारत? भारत की सॉफ्ट ताकत क्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के दौरान जरूरी प्रोटोकॉल मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने रात दिन काम किया है। 11 अप्रैल 2021 को देश में रेमडेसिविर बनाने के 20 प्लांट थे, जिसमें एक महीने में 30,000 इंजेक्शन का उत्पादन होता था। हमने अप्रूवल से लेकर दुनिया से रॉ मटेरियल दिलाने तक देश की उत्पादन कंपनियों को सहायता की। मई के प्रथम सप्ताह में इस प्लांट की संख्या 20 से बढ़कर 60 से ज्यादा और एक महीने में उत्पादन क्षमता 1 करोड़ से ज्यादा कर दिया। तब जाके देश की जनता को रेमडेसिविर उपलब्ध हुआ और उसमें से भी कई एमपी का मुझे कॉल आया था, हमने उसको रेमडेसिविर उपलब्ध हो ये व्यवस्था करवाई थी। ये सारी मेहनत, ये इंडिया की जो हमारी सॉफ्ट ताकत है ना, ये ताकत मोदी जी ने ताकत को परखा है और उसको बाहर लाया है। ये ताकत को पहचान के उसको फ्यूजन करना, उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना, तब जाके हो सकता है। आज टोसिलीजुमेब इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिलिन इंजेक्शन का उत्पादन भारत में नहीं होता था, आज होना शुरू हो गया है। एक नए भारत की ताकत है जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व महसूस कर सकता है। पीएम केयर फंड से बन रहे एक 1225 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सहित देश में 3,829 प्लांट लगाने का काम चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा था ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन प्लांट पर, पीएम केयर पर। माननीय अध्यक्ष जी, 1225 पीएम केयर से पीएसए प्लांट प्रधानमंत्री जी ने बनाने के लिए अनुमति दी थी और 1225 पीएसए प्लांट सारे देश के सभी राज्यों में, आपके स्टेट में, सभी के स्टेट में आज के दिन में फंक्शनल हो चुके हैं। उसके अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी बना रही है, कई एनजीओ भी बना रही है, कई सीएसआर फंड से भी बन रहा है। ऐसा करके कुल 3,829 पीएसए प्लांट आज के दिन में बन रहे हैं। उसमें से 70% से अधिक पीएसए प्लांट लग चुका है और उसके पर भी कोई राजनीति ना हो, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट लेना शुरू किया है कि यहाँ लग गया, चालू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे दे कि यहाँ लग गया, अच्छी तरह से फंक्शनल हो गया है। वहां तक का प्रबंध और व्यवस्था हमने किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आज देश में 3,058 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग लैब्स कार्यरत है। प्रत्येक दिन की कैपेसिटी 20 लाख टेस्ट से ज्यादा है। देश में 168 RT-PCR और 52 रैपिड एंटीजन किट अप्रूव किए गए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा R&D भारत में ही हुआ है। ये हमारी सब ताकत है, ये हमारा वैज्ञानिकों की ताकत है। कोविड प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने तत्काल ही लगभग 15,000 करोड़ रुपए की सहायता से टेस्ट किट, इमरजेंसी मेडिसिन, आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता राज्यों को ECRP 1 पैकेज के तहत सुनिश्चित की है। EPRC 1 पैकेज स्टेट को दिया गया था, जैसे स्टेट एम्पावर हो, स्टेट सशक्त हो और अपने यहाँ कोरोना क्राइसिस के सामने वो ताकत से लड़ सके। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को हर संभव जो भी आवश्यकता हुई वो मदद की। देश में 4,500 से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल उपलब्ध हुई, 9,300 से ज्यादा
कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया। 9,800 से ज्यादा कोविड सेंटर का निर्माण इस समय में किया गया। 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड और करीब 1,40,000 आईसीयू बेड आज तक देश में उपलब्ध हो चुका है। ये देश की ताकत है और प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है। जुलाई 2021 में ECRP 2 पैकेज देते हुए एक कोविड सेकंड वेव चले जाने के बाद राज्य को फिर से सशक्त करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए दिया गया। उसका क्या काम है, उसमें से क्या क्या करना है, सभी स्टेट में हो रहा है। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके लोकसभा क्षेत्र में भी कोई न कोई काम उसमें होता होगा। आप कृपया करके उसको देखिए, तो काम भी आसानी से होगा, सहयोग भी होगा और फायदा भी होगा। लेकिन होगा क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये बाद में मैं बोलता हूँ, फिर नई बात पर आ जाऊंगा। जिसमें से 800 से अधिक जुलाई 2021 में ECRP सेकंड पैकेज देते हुए राज्यों को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसमें 800 से अधिक पीडियाट्रिक यूनिट, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पीडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के हिसाब से 42 सेंटर, 23,000 से ज्यादा आईसीयू बेड, सेमी अर्बन और रूरल तक पहुंचने के लिए 8,000 से ज्यादा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, जिससे 75,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड बनेंगे। 50 और 100 बेड वाले 200 से ज्यादा फील्ड हॉस्पिटल, प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी 10,000 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ये 10,000 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी वाली स्टोरेज टैंक हर डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। आप आपके स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर सकते हो कि पैकेज के माध्यम से आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हुआ कि नहीं। जो हो रहा हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार जाके उसकी विजिट भी करें, देखेंगे भी। और उसके अलावा हमने 961 मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के युवा छात्रों को कोविड ड्यूटी देने के लिए स्टाइपेंड, हॉस्पिटल के व्यवस्थापन को डिजिटल और आधुनिक करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेली कंसल्टेशन, जिन जिलों में RT-PCR लैब नहीं है, कल क्वेश्चन आया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में RT-PCR लैब होनी चाहिए, हम सहमत हैं और हमने पाया कि सभी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया और कहा कि भविष्य में कोई कोविड क्राइसिस आए और उसको निपटाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लैब लगा दीजिए। आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो भी सांसद चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, हर डिस्ट्रिक्ट में बफर स्टॉक के लिए भी हमने व्यवस्था की है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये योजना के तहत एक डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ का मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बफर स्टॉक कर सके, उसके लिए भी आर्थिक प्रबंधन इस पैकेज में किया गया है। और दूसरा ये व्यवस्था हमने सारे स्टेट के लिए किया और भविष्य में हमने कोविड क्राइसिस आगे बढ़े तो उसको कैसे निपटाना है। हमने पहले रेमडेसिविर की कमी देखी, हमने टोसिलिजुमेब की कमी देखी और उसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस आया, उसकी मेडिसिन की कमी देखी। भविष्य में ऐसी कमी ना रहे इसलिए हमने एक बफर स्टॉक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया और सारे स्टेट में कई मेडिसिन पहले से ही जो कोविड प्रोटोकॉल में शामिल है, ये सब मेडिसिन प्रोटोकॉल वाली मेडिसिन सभी स्टेट में ही उपलब्ध रहे, पहले से ही स्टॉक कर ले, ऐसी भी हमने व्यवस्था की। उसके लिए आर्थिक सहयोग किया। एनोक्सापेरिन 40 आज सभी स्टेट के पास पड़ी हुई मेडिसिन है। जब कोई सर्ज हुआ तो उसको दिक्कत न हो, तुरंत ये मेडिसिन का उपयोग कर सके, इसलिए 35 लाख इंजेक्शन आज उपलब्ध है। मिथाइल प्रेडनिसोलिन इंजेक्शन 40 mg का 39 लाख इंजेक्शन स्टेट के पास आज उपलब्ध करवा दिया है। कोविड प्रोटोकॉल में डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन 4 mg का 88 लाख स्टेट को उपलब्ध करवा दिया है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 mg, आज 41 लाख इंजेक्शन का डोज इंजेक्शन सभी स्टेट के पास पड़े हुए बफर स्टॉक पॉलिसी के तहत स्टेट को उपलब्ध कराया है, जैसे स्टेट आसानी से उसके पास ये होना चाहिए। जब सर्ज हुआ, फिर कोविड क्राइसिस बढ़ी, तो स्टेट को दिक्कत ना हो, ये सब माननीय अध्यक्ष महोदय हम स्टेट के लिए किया है, स्टेट के सहयोग के लिए किया है। ये सराहना करने योग्य विषय है। लेकिन मुझे कहेंगे पॉलिटिक्स नहीं करना, लेकिन कल सारे दिन मैंने पॉलिटिक्स झेला है, जोर जोर से बात करते हुए देखा है, इंजाम लगाते हुए देखा है। कई लोगों ने तो दोषित भी ठहरा दिया और उसके सामने ये करो वो करो ऐसा भी बोल दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन म्यूकरमाइकोसिस के लिए 4 लाख इंजेक्शन आज स्टॉक है। पोसाकोनासोल इंजेक्शन 82,000 का स्टॉक है। ये सारे इंजेक्शन, सारी मेडिसिन ये कोविड प्रोटोकॉल में है। एक कोविड प्रोटोकॉल में जो मेडिसिन है उसकी भविष्य में किल्लत ना हो, उसके लिए सब प्रयास और प्रबंध किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कैसी परिस्थिति को हमने झेला है। ये सारी कोविड के क्राइसिस के दरमियान हमारी सरकार पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे असहयोग किया, जो यहाँ बात तो पीछे से बोल देते हैं कि हम सहयोग करते हैं, लेकिन क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑल ऑफ गवर्नमेंट और ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ काम किया जा रहा था। लेकिन यह दुखद बात है कि कुछ विपक्षी दल के लोगों ने सदी के सबसे कठिन समय में भी राजनीति से बाहर न आकर देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया। ये नहीं भूल सकते देश कभी। पहले लॉकडाउन में लोगों को उकसाया, तो आजादी के बाद चल रहा सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मजाक उड़ाकर उन गरीबों का भी अपमान किया, जिनको देश को दशकों तक इन्हीं लोगों ने ही इन्हीं लोगों ने ही एक गरीब को गरीब रखा था। जब वैक्सीन का अप्रूवल हुआ तब भारत में बनी वैक्सीन होने के कारण, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी ना, भारत में रिसर्च हुआ था, और देश में बनी वैक्सीन होने के कारण उस पर सवाल उठाए। जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ तब लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास किया, वैक्सीन न लेने के लिए डराया गया। सब वैक्सीन हमें भरोसा करना होता है हमारे वैज्ञानिकों पर। हमारे वैज्ञानिकों ने उसको प्रूव किया और पॉलिटिक्स ने उसको डराने की कोशिश की। कई लोगों द्वारा कोरोना की शुरुआत में से ही पीएम ने क्यों नहीं लिया, अच्छी होती तो पीएम ले लेते। बाद में जब पीएम साहब ने एज तय की थी कि इतनी इतनी एज वाले ये समय में लेंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी ने लिया तो फिर से कहा प्रधानमंत्री जी ने क्यों ले लिया, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हिंदुस्तान की इतिहास की राजनीति में मिनिमम मेरे दल की, और मेरे दल ने तो सरकार कोई भी रही होगी, अभी तो हम सरकार में आए, पहले तो वो ही सरकार हुआ करती थी, ऐसा व्यवहार हमने कभी, जब देश आपदा की स्थिति में हो, पेंडेमिक की स्थिति में हो और देश के वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं, उसके पर सवाल खड़ा नहीं किया था। लेकिन ये सारी स्थिति हमने देखी। कई लोगों द्वारा कोरोना की शुरुआत से ही अपनी मनमर्जी माफिक बेबुनियाद आलोचना जारी रही। पहले बोले कि वैक्सीन अच्छी होती, तो जैसा मैंने अभी बता दिया, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते, ले लिया तो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों ले लिया। आज मैं सदन के सामने एक बहुत बड़ा तथ्य रखना चाहता हूं। 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। भारतीय जनता पार्टी एक दल के रूप में उसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है, ये हमारा क्रम है। और सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसमें मेहनत की, स्वैच्छिक संस्था ने उसमें मेहनत की, सभी सरकारों ने उसमें मेहनत की, और स्वयं ही मैंने तो केवल एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पर क्या हम वैक्सीन लगा के, वैक्सीनेशन करवा के
प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन नहीं मना सकते हैं, ऐसा केवल मैं नहीं, केवल ट्वीट किया था। एक ट्वीट की का प्रतिसाद के तौर पर एक दो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के सारी स्टेट गवर्नमेंट ने सहयोग दिया, मैं स्वीकार करूंगा। सारी स्वैच्छिक संस्थाएं लगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी एनजीओ लगी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी लगी। कई लोगों ने तो रात को 12 बजे के बाद 1 बजे नेक्स्ट डे हो जाता है, 17 हो जाता है सुबह में 1 बजे, तो तब से रेलवे स्टेशन पर जाके, बस स्टेशन पर जाके, सार्वजनिक स्थल पर जाके वैक्सीनेशन ड्राइव करना शुरू किया। सारी हमारा हेल्थ कर्मियों ने उसको सहयोग किया। सरकार की ओर से डोज उपलब्ध कराया गया, सिरिंज उपलब्ध कराई गई, निडल उपलब्ध कराई गई। सारी व्यवस्था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने संयुक्त करके 2.5 करोड़ डोज लगा के एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करवाया। कल जब बात हो रही थी तब कई सदस्य कह रहे थे कि अगले दिनों में क्यों कम हुआ, पिछले दिनों में क्यों नहीं हुआ। एवरेज आप देख लीजिए, रिकॉर्ड 60 से 17 लाख डोज एवरेज होता था और पहले और बाद में भी वही एवरेज से डोज लगते रहे। हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में था। जिन्होंने मांगा ये सभी लोगों ने हमने वैक्सीन उपलब्ध कराया और ये वैक्सीन सभी लोगों ने लगवाया, सभी लोगों ने प्रयास किया, तो 2.5 करोड़ एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हम कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी दुनिया में जाते हैं, हमारे में से भी कई दुनिया में जाते हैं, आप में से भी कई दुनिया में जाते हैं। कई देश का टोटल पॉपुलेशन भी 2.5 करोड़ नहीं होता। 17-80 लाख पॉपुलेशन में 70-80% वैक्सीनेशन होता है, तो भी वो गौरव करते हैं। हमारा देश, हमारे देश की ताकत पर एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन डोज एडमिनिस्टर कर सकता है, ये हमारा देश की ताकत है। माननीय मंत्री जी 1 मिनट, माननीय मंत्री जी 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, प्राइवेट बिल का समय 3:30 बजे से शुरू होता है। माननीय मंत्री जी के जवाब तक समय बढ़ाते हैं, उसके बाद प्राइवेट बिल को लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शॉर्ट में करूंगा, अभी लंबा नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश को एक दूसरा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प शक्ति और हेल्थ कर्मियों के तपस्या से, मैं सभी जगह पे तपस्या से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला रहा है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस महामंत्र के साथ आज 125 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। देश में 18 साल से अधिक आयु वाली जनसंख्या लगभग 94 करोड़ है, जो कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए योग्य है, जिसमें से 79 करोड़ लोग को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा फर्स्ट डोज है। साथ ही में 46.38 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाइए। कुछ पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तानी देश में रहते हैं, ये कहानी में होने लग रहे हैं। ये बच्चों का माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे गोगाई जी ने, गौरव गोगाई जी ने जो कहा है, तो मैं बता देता हूं। हमने कहा था कि हम देश में दिसंबर के पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा देंगे। आज फर्स्ट डोज 85% एडमिनिस्टर हो गया, सेकंड डोज 50% एडमिनिस्टर हो गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहन राणा को अभी अभिनंदन, एक मिनट, अभी मैं करंट बोल रहा हूँ भाई। हर मिनट में आंकड़ा बदलता है मेरा भाई, मैं बताया, मेरे पर भरोसा करो ना।
मैं मेरी बहन को याद इसलिए कर रहा हूं, कल उन्होंने एक अच्छी बात कही थी और मैं उल्लेख करूंगा। मेरा काम है राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा देना। सभी 80 इयर्स एबव के लोगों को सेकंड डोज लग जाए वो देखने के लिए सारा प्रयास करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। आज हमने 125 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया, 22 करोड़ डोज सब स्टेट के पास पड़े हुए हैं। कल बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी भी जिम्मेवारी है। गौरव जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में 100% करवा दो, देश में हो जाएगा। आपके लोकसभा क्षेत्र में 100% है, किसकी जिम्मेवारी है? नहीं, किसकी जिम्मेवारी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसकी जिम्मेवारी? हमारी नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी जिम्मेवारी नहीं है। हम सब सांसद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो करना है, सभी के लिए वैक्सीन रेडी है। मुझे 100% करना है, उसके लिए वैक्सीन 22 करोड़ है, 35 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ यही महीने में हम दे देंगे, नवंबर में ही, दिसंबर में नहीं। लगाने की जिम्मेवारी ले लो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में। ज्यादा बात की बात है। मैं तो चाहता हूं कि हम प्रयास करें अपने लोकसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन करने के लिए। बिना कारण से बातचीत करते रहना, कब डोज उपलब्ध होंगे, कब वैक्सीनेशन होगा? आज 22 करोड़ डोज पड़ा हुआ है। क्यों बार बार उठ जाते हैं? बैठ जाइए। बार बार उठ जाए, तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेहताब जी ने कल एक क्वेश्चन राइज किया था और मेहताब जी ने कहा था कि मेरे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसा मेहताब जी ने कहा था। मैं ऑन रिकॉर्ड माननीय मेहताब जी को जवाब देना चाहूंगा कि उड़ीसा के पास 72 लाख डोज आज के दिन में पड़े हुए हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट को पूछिए, भारत सरकार ने उसको आज अनयूज पड़े हुए हैं, उसका उपयोग करिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में भी हमारा काम है लास्ट माइल तक पहुंचा देना, पब्लिक अवेयरनेस में सहयोग करना। अल्टीमेटली लगाना किसको है? हमारी फैमिली को लगाना है, हम सबकी। हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले, जिसका हम हितेच्छु हैं, जिन्होंने हमें इलेक्ट करके यहाँ भेजा है, आपने वहां जाके कितनी बार प्रयास किया, जरा बताइए, ये तो बताइए। और लास्ट में गौरव जी, मैं एक अपेक्षा आपसे तो अवश्य रखता हूं। आज देश में जरा जोर से सभी लोगों को तालियां बजाना है। मेरे देश के, मेरी हेल्थ आर्मी, एक हेल्थ मिनिस्टर के नाते में हेल्थ कर्मियों का वड़ा हो, तो मेरी हेल्थ आर्मी ने 125 करोड़ डोज लगाने का काम आज पूर्ण किया है। उसके मान में, उसके सम्मान में हम एक बार तालियां बजाएं। हम उसके लिए तालियां बजाते हैं। थोड़ा बड़ा मन करके एक बार बजा दीजिए। देश के सभी देश के हेल्थ कर्मियों को 21 अक्टूबर 2021 के दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 अक्टूबर 2021 के दिन भारत ने, गौरव भाई, तो नेता तैयार हो गए, मेरे गौरव भाई, 21 अक्टूबर 2021 के दिन भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कीर्तिमान हासिल किया। उस दिन न केवल देश के नागरिकों ने, बल्कि भारत के बाहर बसने वाले भारतीयों ने बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ देश की सिद्धि को सेलिब्रेट किया। दुनिया के ज्यादातर देश न केवल आश्चर्यचकित हुए, बल्कि मुश्किल से यह स्वीकार कर सके कि भारत जैसे देश ने यह उपलब्धि इतने कम समय में हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस दिन वैक्सीन सेंटर पर जाकर इस पूरी सफलता का श्रेय देश के साहसिक हेल्थ कर्मियों को दिया और हेल्थ कर्मियों को बधाई दी। पूरे देश और दुनिया हमारे देश के हेल्थ कर्मियों को बधाई दे रही थी। तब मैं भी अपेक्षा कर रहा था कि पक्ष के कुछ बड़े लीडर भी, विपक्ष के कुछ बड़े लीडर भी हमारे देश के हेल्थ कर्मियों को बधाई देंगे। ऐसा मेरे मन में था कि सारे देश बधाई दे रहा है तो सब पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी दिया, तो मेरे मन में था कि एक विपक्ष के बड़े लीडर भी देंगे। मैं 2 दिन तक इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी घटना
ऐसी घटना करीब करीब देश का सम्मान का विषय, स्वाभिमान का, गौरव का दिन होता है। मुझे एक विषय याद आता है, जब मुझे इस बात पर एक घटना याद आती है, जब 1984 में इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा जी ने जब राकेश जी से बात की, तब पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तब राकेश शर्मा जी ने बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस वक्त मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ता था। तब हमारे स्कूल में मिठाई बांटी थी और सब बहुत खुश थे। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सब लोग खुश थे। मिठाई बटी थी। मैं ये भी नहीं समझता था कि अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं। तब हम बच्चों को इतना समझ में आ रहा था कि देश में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इतना हम समझते थे। बस इस बात पर अध्यक्ष जी, बस इस बात पर सब खुश थे। हम नहीं ज्यादा समझते थे, लेकिन देश में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है, बस इस बात पर हम सब खुश थे। आज यह भी पता चल रहा है कि उस बात पर देश के सभी दलों ने सरकार को बधाई दी थी। उस वक्त देश को ऐसी खुशी के मौके बहुत कम मिलते हैं, जब सारा देश उसके समर्थ पर गर्व करे और देश के प्रत्येक नागरिक को खुश होने का अवसर मिले। परंतु इसी तरह की एक उपलब्धि पर गर्व करते हुए देश की कोरोना वैक्सीन की सिद्धि पर देश के हेल्थ कर्मी और वैज्ञानिकों को बधाई देने का मौका भी कुछ लोगों ने गंवा दिया है। मैं समझता हूं कि राजनीति में मतभेद और विचारभेद बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र नीति की बात आए तब मतभेद और विचार भेद कोई स्थान नहीं रखता है। ये दिशा में जो काम किया होता तो सारे देश को और सारे सदन को अच्छा लगता। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश का गौरव गान भी हम लाइकिंग डिसलाइकिंग की दृष्टि से चूक जाते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कोविड वैक्सीन के आखिरी चरण को पूरा करके 100% वैक्सीनेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3 नवंबर 2021 को हर घर दस्तक अभियान को देश के सामने रखा है। हमारे लिए भी रखा है, देश के सामने रखा मतलब देश के सभी नागरिकों के सामने रखा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, दूर सुदूर इलाकों में जाके हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको ढूंढते हैं। कई स्वैच्छिक संस्थाएं, कई जनप्रतिनिधि भी, कई दल भी इस काम में लगा है और लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। पूरे नवंबर महीने में देश के हेल्थ कर्मियों ने अथक परिश्रम करते हुए हर ऐसे घर और आदमी तक पहुंचे हैं जो वैक्सीन लेने सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे और उन्हें समझाकर वैक्सीन लगाने के लिए सहमत किया है। इस कार्य में बहुत सारे समाजसेवी और हमारे कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। हर घर दस्तक में जुड़ने वाले सभी का भी मैं आज के दिन पर धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं की बात करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया है। आज उसी के फलस्वरूप देश में कोविन जैसा प्लेटफॉर्म आज हमारे सामने है। आज ही संजीवनी जैसा प्लेटफॉर्म आज हमारे सामने है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2019 में इस कोरोना महामारी के वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हमारे सामने आ चुके थे, कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट अभी जो सब लोगों ने जानने की अपेक्षा रखी थी वो मैं ओमिक्रॉन पर आ रहा हूं। कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह ही सामने आया। दिनांक 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अभी तक की प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैला हुआ है और करीब 373 केस
दर्ज हुए हैं। 25 नवंबर 2021 के दिन साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की, और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 28 नवंबर को रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल जारी की गई और 1 दिसंबर को लागू भी हो चुकी है, और जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया ऐसे देशों को एट रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को उनके पास 72 घंटे अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी जरूरी कर दी गई है। साथ ही भारत में उतरने पर उन्हें पुनः आरटीपीसीआर टेस्ट करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कंपलसरी 7 डे का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 8वें दिन नेगेटिव कोविड रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन से बाहर जाने की अनुमति होगी। ये एडवाइजरी डिक्लेयर की है। इसी के साथ जो यात्री एट रिस्क कंट्री की श्रेणी में बाहर के देशों से आ रहे हैं, वैसे उनका 2% यात्रियों का आरटीपीसीआर एयरपोर्ट पर किया जाएगा और रैंडम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे सभी सैंपल्स को जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी सूचित किया गया है कि सभी यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री सेल्फ डिक्लेरेशन सुविधा पोर्टल पर कंपलसरी लिया जाए। भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के कारण साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाले 2 यात्री, एक 16 नवंबर 2021 को 19 साल की एक महिला और 20 नवंबर को 67 साल के एक पुरुष बेंगलोर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग स्कैनिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साउथ अफ्रीका ने जब ओमिक्रॉन की जानकारी दी तब उनका सैंपल दिनांक 25 को साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया ओमिक्रॉन उसकी कंट्री में है, और 28 को बेंगलोर स्थित इंसाको की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल वहां पड़ा था। उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत ही भेज दिया गया। 16 तारीख वाला 19 साल की महिला का सैंपल ओमिक्रॉन नेगेटिव था, तथा दूसरा सैंपल जो कि एक 66 ईयर साउथ अफ्रीकन नेशनल का था, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। पर यही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट दिनांक 13 नवंबर 2021 को रात को प्राप्त हुई। इस 66 साल के व्यक्ति की आरटीपीसीआर टेस्टिंग 2/12/23 तारीख को की गई थी, जिसमें कि वह कोविड नेगेटिव पाया गया। कोविड नेगेटिव होने के बाद यह व्यक्ति 27 नवंबर को साउथ अफ्रीका वापस चला गया। इस व्यक्ति ने कोविड सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के तुरंत बाद ही इस साउथ अफ्रीकन नेशन के 12 प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट और 200 सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और उन सभी को ट्रेस किया गया तथा उनकी टेस्टिंग भी की गई। वह सभी कोविड नेगेटिव पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उनके आइसोलेट करते हुए निगरानी में भी रखा गया है। वैसे ही बेंगलोर के एक 46 साल के पुरुष बेंगलोर के इंडियन नेशनल आरटीपीसीआर टेस्टिंग 22 नवंबर को की गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तारीख 26 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। उनका भी कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आए 3 परिवार के सदस्य और बाकी 160 लोगों की कोविड टेस्टिंग कराई गई है, जिसमें से 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अभी चल रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की सुझाव दिया गया है, ताकि इस केस के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का
संक्रमण आगे ना बढ़े। एट रिस्क कंट्री से आ रही फ्लाइट की सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक आई कुल 58 फ्लाइट से 16,000 से अधिक यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग में 18 यात्री आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें से कितने का वेरिएंट ओमिक्रॉन है या नहीं। हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने और कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को 70,000 करोड़ रुपीस आज के दिन में उपलब्ध कराया है और भविष्य में ऐसे कोई पैंडेमिक आए, आज से 2 दिन परसों सुबह में मैंने एक एनएक्सी में प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पर, पीएम डिजिटल मिशन पर। उसमें प्रेजेंटेशन में मैंने विस्तार से बताया था कि भविष्य में 50 साल को ध्यान में रखते हुए देश में 50 साल तक कोई बड़ी पेंडेमिक आए उसका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 64 करोड़ से ज्यादा की लागत से 5 साल में 17,700 से ज्यादा ग्रामीण आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और 11,000 से ज्यादा शहरी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर और सारे व्यवस्था हमने उस माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए प्लानिंग किया है। जैसे कि भविष्य में हर डिस्ट्रिक्ट में एक 50 बेड की आधुनिक फैसिलिटी हो, उसमें ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी हो, वेंटिलेटर की फैसिलिटी भी हो। ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट जिसमें 50 बेड मिनिमम हो। ये सारी फैसिलिटी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 साल के लिए काम में आए, इसके लिए बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत एक कार्य योजना चलाई है। ये योजना के तहत एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपीस खर्च होना है। आपके सभी लोकसभा क्षेत्र में अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपीस खर्च होना है। 100 करोड़ रुपीस में क्या होना है? ब्लॉक में एक लेबोरेटरी बनेगी, उसमें 15 टाइप का टेस्टिंग होगा। डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी लेबोरेटरी बनेगी, कोई गरीब लोग है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, महंगी कोई टेस्टिंग करानी है तो 115 से ज्यादा टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा। ये सारी व्यवस्था एक रीजनल लेवल पर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। स्टेट और सेंट्रल लेवल तक एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो चुका है। अपने भी लोकसभा क्षेत्र में उसका खर्च होना है और आप भी उसका उपयोग करें। और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में 2 विषय मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ, भरोसा करो, सब बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यहाँ 2 विषय सारे सदन जानना चाहता है। एक विषय जानना चाहता है बूस्टर डोज कब लगाएंगे, बच्चों को वैक्सीन कब लगाएंगे। हमारे सामने 2 विकल्प है, एक पॉलिटिकल डिसीजन है, दूसरा साइंटिफिक डिसीजन है। एक समय था जब पॉलिटिकल बात होती थी और कहते थे कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, हमें वैक्सीन लेने की अनुमति दो, हम भी वैक्सीन खरीद सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि भाई आप भी वैक्सीन खरीदो। उसके बाद दूसरी बात आई कि जिसको पैसा दे के लगाना है तो पैसा दे के भी लगा सकते हैं, सरकार क्यों प्राइवेट लोगों को नहीं देती है? तो सरकार ने कहा कि 25% प्राइवेट लोगों को भी देंगे। प्राइवेट लोगों को दिया तो फिर से बात आई सरकार को मुफ्त लगाना चाहिए, सरकार क्यों मुफ्त नहीं लगाती है? तो मोदी जी ने सबको फ्री वैक्सीन अभियान चला दिया। फिर बात आई कि आप प्राइवेट लोगों के पास वैक्सीन पड़ा हुआ है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कुछ करो। तो हमने कहा अभी प्राइवेट प्लेयर भाई नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज 97% से ज्यादा सरकार से लगा है, फ्री लगा है, मुफ्त लगा है। केवल प्राइवेट लोगों ने 3% वैक्सीन बेचा है। फिर कल ये प्रश्न उठ रहा था कि उसके पास वैक्सीन पड़ा हुआ है, क्या करोगे? सब पॉलिटिकल इश्यू का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन हमें डिसीजन करना है पॉलिटिकल के साइंटिफिक। तो जब प्लीज ये विषय खत्म हो गया। जब हम साइंटिफिक विषय की बात करें तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा 2 रिसर्च ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप है, जिन्होंने देश में वैक्सीन रिसर्च में सहयोग दिया। आज इंडिया की, मैंने पहले कहा, ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं है। आज इंडियन एक महिला WHO में हमारे रिसर्च साइंटिस्ट है। ये इंडिया की ताकत है। ऐसा ही हमारे इंडिया के साइंटिस्ट लोग वो बार बार मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। सवाल ये नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 लाख करोड़ रुपीस देश के गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देश की सरकार बांट रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपीस किसानों के लिए सब्सिडी हम दे रहे हैं। सवाल इकोनॉमिकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल नहीं है। सवाल ये है जब बच्चों और बूस्टर डोज के संदर्भ में हमारे एक्सपर्ट टीम ही तय करेगी, और जो भी मार्गदर्शन हमारे एक्सपर्ट और साइंटिफिक हमें मार्गदर्शन मिलेगा, ये साइंटिफिक मार्गदर्शन के आधार पर हम आगे चलेंगे। ये मेरा क्लियर पार्लियामेंट के फ्लोर पर रिप्लाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी विस्तार से मैंने कोशिश किया। सभी माननीय सदस्यों ने जो क्वेश्चन राइज किया था उसको रिप्लाई करने की कोशिश की। उसके अलावा भी एक माननीय सदस्य अगस्त महीने में मैंने सभी MP को पत्र लिख के आंकड़ा की इंफॉर्मेशन भेजी है। उसमें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, PPE किट, ये सब मुझे पता था कि ये हाउस में आएगा, पहले ही उसको भेज के दिया है। फिर से भी आप अपेक्षा रखेंगे तो मैं भेज दूंगा, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सारे विषय में कोई कारण ही नहीं है कोई चीज छुपाने का रीजन ही नहीं है। बार बार सारी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आपका स्टेट में डेथ हुआ हो रिपोर्ट करिए, ओपनली रिपोर्ट करिए, उसमें कोई स्टेट नीचे नहीं हो जाता है रिपोर्ट। और कहा कि कोई छूट गया है तो फिर से भी रिपोर्ट कर दीजिए, ऐसा भी प्रावधान किया। और मैंने क्वेश्चन के रिप्लाई में भी आज सुबह में बताया कि देश में कुल मिला के, आप जब ऑक्सीजन के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, 8 बार इंफॉर्मेशन मांगी है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि सदन और देश के साइंटिफिक और हमारे वैज्ञानिक जो भी निर्णय करे उसके पर भरोसा करे। आज सब लोगों ने 12 घंटे तक चर्चा में भाग लिया, अच्छी तरह से भाग लिया। 1.5 घंटे तक मैंने रिप्लाई दिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।